हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और सबसे पहले देखते हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया है। शक्तिकांत दास की जगह नया है और शक्तिकांत दास को जाना पड़ा है, रिन्यूअल नहीं हो पाया फिर से उनके कार्यकाल का, क्योंकि सरकार के साथ मतभेद चल रहे थे। क्या मतभेद चल रहे थे वो चर्चा करेंगे। आरबीआई ने म्यूल खातों से निपटने के लिए एआई मॉडल बनाया है। इसका नाम क्या है और क्यों चर्चा में है ये? किस देश के मंत्रालय ने अपने ही राष्ट्रपति पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत पहली बार यूनाइटेड नेशंस के नारकोटिक ड्रग्स आयोग का कौन वे सत्र का अध्यक्ष बना है? उसके ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की स्थिति क्या है, दुनिया की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया? और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त कर दिया है? क्या नाम है इनका? आंसर होगा संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा। तो केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है ना, उसी ने इनको आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया है। और ये तो न्यूज़ रहा द हिंदू में, और फोटोग्राफ ये रहा इनका कार्यकाल 10 दिसंबर से यानी आज ही से 3 वर्षों का होगा। और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो शक्तिकांत दास की जगह ली है। शक्तिकांत दास जो है पिछले 2 कार्यकाल से यानी 6 साल तक वो गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, ठीक है। और शक्तिकांत दास को तो इस साल अक्टूबर में लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया था। दुनिया के टॉप जो बैंकर हैं उनमें नामित किया गया था शक्तिकांत दास को, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं संजय मल्होत्रा के बारे में। इनके बारे में कुछ डिटेल चर्चा कर लें। ये नए गवर्नर हैं और इससे पहले वो राजस्व सचिव रह चुके हैं केंद्र सरकार में, ठीक है। राजस्व सचिव रह चुके हैं और राजस्व सचिव के रूप में, रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर उससे संबंधित तमाम नीतियों को संभाला है सरकार की। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आईआईटी कानपुर से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हुई है, बीटेक किया हुआ है। उसके बाद फिर अमेरिका का जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है वहाँ से सार्वजनिक नीति पर मास्टर की डिग्री हासिल किए हुए, ठीक है। और अब वो आरबीआई के गवर्नर हो गए हैं और वो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है एमपीसी, उसके पदेन अध्यक्ष भी हो गए, ठीक है। तो नए गवर्नर के साथ कई सारी चुनौतियां भी है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति चल रही है आर्थिक, और भारत की आर्थिक स्थिति चल रही है, उसमें काफ़ी कुछ जिम्मेदारी इनके पास है। कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं, मैं आपको बता दूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अभी क्या है ना, उच्च मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन हाई है, यानी महंगाई जो है वो बढ़ रही है। पिछले जो आंकड़े आए हैं उसमें, तो महंगाई को कंट्रोल करने और डेवलपमेंट, विकास को संतुलित करने की एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि पिछला जो आंकड़ा रहा है जुलाई से सितंबर तिमाही का, क्वार्टर का, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था पिछली 7 तिमाहियों में सबसे कम तेज़ी से बढ़ी है। मात्र अपना जो डेटा था वो 5.4% था। ये सेकेंड क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर का जो भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इतना ही रहा है, जो कि पिछले 7 तिमाहियों में सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि हम ग्रोथ को पाने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, मतलब हमें जितना होना चाहिए था, हमारा जो टारगेट था, ठीक है। खास बात यह है कि महंगाई भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आपको पता है कि आरबीआई की जो एक लिमिट है ना, उसको महंगाई को बर्दाश्त करने की, वो 2 से लेकर 6% के बीच में। आइडियल तो 4% होना चाहिए महंगाई दर, तो फिर देश जो है विकास बढ़िया तरीके से करता है। उससे कम है तो भी गड़बड़ है, उस 4% से ज़्यादा है तो भी गड़बड़ है। लेकिन एक लिमिट बनाए हुए कि बर्दाश्त करने की सीमा जो है ना 2 से 6% है। तो पिछला जो रिपोर्ट आई थी ना, वो 6.21% थी। अक्टूबर में ये महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर इतनी बढ़ गई थी। मतलब ये है कि महंगाई भी बढ़ रही है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, तो आरबीआई की बात कर रहे हैं। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। एक सवाल एग्जामिनेशन में आ चुका है यूपीएससी में कि एक्सप्लेन करें कि आरबीआई बैंकों का बैंक है। तो उसके लिए फिर इकोनॉमिक्स में हमारी जो टीम है वो पढ़ाती है। अभी बीएससी के कोर्स में भी वो चल रहा है, ठीक है। तो बैंकों का बैंक है मतलब सेंट्रल बैंक है, इसी के अंडर में, मतलब इसी के गाइडेंस में
तमाम देश भर के बैंक रहते हैं। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। मुख्यालय अभी कहाँ पर है? मुंबई में। एक और न्यूज़ मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए, गवर्नमेंट वर्सेस आरबीआई टसल। देखिए, शक्तिकांत दास को तीसरी बार गवर्नर बनाया जा सकता था, लगभग तय था, लेकिन टसल की वजह से, तनाव की वजह से इनको फिर से गवर्नर नहीं बनाया गया। और उसका फ़ायदा किसको मिल गया? तो फ़ायदा मिल गया नए गवर्नर उनको, ठीक है, संजय मल्होत्रा को। अब हुआ ये कि अभी आपको पता होगा कि लगातार हम लोग देख रहे हैं, कई बार से लगातार 11वीं बार जो ना आरबीआई ने रेपो रेट को नहीं बढ़ाया या घटाया, रेपो रेट वहीं पर रहा। सरकार का ये दबाव था कि रेपो रेट को कम किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई जो है खुदरा महंगाई अक्टूबर के 6.21% हो गई थी। इस वजह से इन्होंने नहीं बढ़ाया रेपो रेट को, और इसकी वजह से ये तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा था। मतलब कि वही हाल हो गया जो इससे पहले के कई सारे जो आरबीआई के गवर्नर थे, चाहे रघुराम राजन हो, रघुराम राजन का भी सरकार से टसल चल रहा था, और इनका भी इसी वजह से इनका कार्यकाल इनको नहीं मिल पाया। शक्तिकांत दास को ऐसा बताया जा रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में और कई सारे अखबारों में यह जिक्र है। ठीक है, देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो होती है आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट के जरिए महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। रेपो रेट के जरिए क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी यानी रुपया जो है ना, कैश है, उसको बढ़ाया या घटाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में रेपो रेट का जो डेटा आया था उस दौरान मैंने बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, और हाँ, इसी तरह के करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। ऐप है शार्प लर्निंग, वहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। वहाँ 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। दूसरा आईएसपीसीएस लेवल का है, तो आपके लिए है, और उसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, और अगले 1 साल तक मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये पीडीएफ होते हैं, टेस्ट होता है, और संबंधित एग्जामिनेशन के पूरे टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरबीआई ने बैंकों के म्यूल खातों यानी खच्चर खातों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका एक मॉडल बनाया है, एआई मॉडल बनाया है। तो इसका नाम क्या है? इस मॉडल का आखिरकार नाम क्या रखा गया है? तो ये है म्यूल हंटर .ai। ठीक है, म्यूल हंटर AI ये नाम रखा गया, और ये न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ आ जाओ भाई, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, तो आरबीआई ने ये काम किया है। आरबीआई ने अभी हाल ही में यह ऐलान किया कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मॉडल बनाया है, और ये मॉडल बैंकों का जो म्यूल खाते हैं उससे निपटने में मदद करेगा। ठीक है, और इससे डिजिटल जो धोखाधड़ी होती है ना, उसको कम करने में मदद मिलेगी। और आरबीआई ने इसको अपने इनोवेशन हब के माध्यम से, RBIH, उसके माध्यम से इसको डेवलप किया है, म्यूल हंटर .ai को डेवलप किया है। अब सवाल यहाँ पर होगा, ये म्यूल खाता होता क्या है? ठीक है, यहाँ भी म्यूल आपने देखा, म्यूल हंटर है। म्यूल का अगर शाब्दिक अर्थों में कहें तो खच्चर होता है, जैसे ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। एक विज्ञापन भी आता है इस तरह का, जिसमें ये बताया जाता है कि आप जो हैं वो बचें, धोखाधड़ी से बचें। क्या होता है? देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, उसका जो आंकड़ा है ना, उससे ये पता चलता है कि 2022 में जो है ना, दूसरी तिमाही में, 2022 का आंकड़ा आरबीआई ने दिया था, तो उसमें सभी साइबर अपराधों की शिकायत में से 67.8% ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी है, फाइनेंशियल धोखाधड़ी है। मतलब एक फ़ोन आता है कि मैं फलाने जगह से बोल रहा हूँ, और कैसे हैं आप, बेहतर हैं, ये वो, और उसके बाद फिर बोला जाएगा कि आपने ये धोखाधड़ी की है, मैं सीबीआई से हूँ, वर्दी वैसे ही पहन के आ जाएगा, और डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, मतलब बैंक में जितनी रकम है
वो सब के सब आप स्वाहा कर देंगे, दे देंगे। इस तरह की धोखाधड़ी होती है। आजकल तो अजब धोखाधड़ी हो रही है। कल एक फ़ोन आया मेरे पास, बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल सा नाम, अमित बोल रहा हूँ मैं। पहचाना मुझे? हमने कहा नहीं पहचाना भाई, कौन बोल रहे हो? तो बहुत सारे अमित हैं। नहीं मुझे तो पहचानो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ वगैरह वगैरह। हम समझ गए फ्रॉड है ये। अब जैसे ही आप कहेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, वो बोल देगा कि हाँ मैं तो यही हूँ व्यक्ति। उसके बाद कहेगा पैसे दो, कुछ बहुत ज़रूरी है, फंस गया हूँ। ठीक है, तो इस तरह की धोखाधड़ी होती है। या फिर तो क्या होता क्या है, इस तरह की धोखाधड़ी के बाद एक खास बैंक खाते में ये धोखाधड़ी करने वाले लोग जो है ना, वो उस अकाउंट में रखवाते हैं पैसे, और इसी को कहा जाता है म्यूल अकाउंट। ठीक है, म्यूल अकाउंट कहा जाता है। म्यूल अकाउंट में क्या है, वित्तीय धोखाधड़ी की जो रकम है वो वहाँ पर रखी जाती है, तुरंत वहाँ से दूसरे अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फटाफट, लाखों करोड़ों रुपए। ठीक है, तो म्यूल खाता वो बैंक खाता है जिसका उपयोग अपराधी जो है वो अवैध धन को लूटने के लिए करते हैं, जिसे अक्सर बिना सोचे समझे व्यक्ति द्वारा आसानी से पैसे कमाने की लालच दी जाती है, या फिर डराया जाता है, इस तरह के करके किया जाता है। ठीक है, या फिर किसी को पकड़ा और कहा कि भाई तुमको इतने पैसे देंगे, तुम्हारे नाम पर हम अकाउंट खोल रहे हैं। तो उसके नाम पर अकाउंट खोल दिया और वहाँ से सारी रकम जो है मंगवा रहा है लूट का, और पकड़ा तो फिर वो जाता है आदमी। ठीक, तो इस तरह के जो खाते होते हैं वो म्यूल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के गड़बड़ी से बचने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं योर बैंक अकाउंट ओनली योर मनी, मतलब अपने बैंक अकाउंट में किसी दूसरे की रकम, दूसरे का पैसा, दूसरे का रुपया मत रखें, नहीं रखें। अगर आप दूसरे का एक पैसा रख रहे हैं तो वो म्यूल अकाउंट हो सकता है वो। और आरबीआई का अब ये जो म्यूल हंटर एआई है, ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि ये एबनॉर्मल स्थिति है। ठीक है, तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, ये पैटर्न रिकॉर्डिंग करता है कि किस तरह का पैटर्न है, लगातार पैसे डाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, कुछ इस तरह का हो गया, और फिर बताता है कि इसको रोका जा सकता है, रोका जाए। ठीक है, और एक और बात, यूपीआई को लेकर मैं मूर्ख नहीं हूँ, ये ऐड भी आता है, और जो शानदार एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, वो ये बताते हैं कि आप मूर्ख ना बनिए किसी के फ़ोन आने पर कि इतना फ़ायदा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अपना यूपीआई का जो पासवर्ड है वो ना दें, अपना यूपीआई का जो ओटीपी आता है वो ना दें, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। ठीक है, और आप लोग सतर्क रहें। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सरकारी जॉब न्यूज़ नाम से फ़ोन आ रहा है, शार्प लर्निंग नाम से फ़ोन आ रहा है। एक तो मैंने आपको बताया था जिसकी कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट भी मैंने की थी कि मेरे ही फ़ोटो डाल के मेरे ही नाम से व्हाट्सएप अकाउंट भी खोल दिया था। तो कोई भी फ़ोन अगर आए तो मैं मूर्ख नहीं हूँ, यही कहना है आपको। ठीक है, बचना है आपको। ये फ्रॉडिये लोगों के पास पता नहीं कहाँ से डेटा चला जाता है। ठीक है, उनके पास सारी जानकारियाँ रहती हैं। जो धोखाधड़ी हो रही है ना, वो ऐसे ही हो रही है, बच के रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और दोस्तों, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन होगा, मार्शल लॉ लागू करने के कारण किस देश के न्याय मंत्रालय ने अपने ही राष्ट्रपति पर विदेश यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था। राष्ट्रपति के मामले में इन्होंने क्या किया था, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? नाम है युन सुक योल, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। वहाँ पर इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, राष्ट्रपति के खिलाफ। युन सुक योल ने क्या किया था, 3 दिसंबर को साउथ कोरिया में यानी दक्षिण कोरिया में सैन्य शासन की घोषणा कर दी थी। मिलिट्री को अधिकार दे दी थी मार्शल लॉ के जरिए। ठीक है, सारा चूंकि मिलिट्री के सर्वोसर्वा राष्ट्रपति होते हैं, तो इसलिए इनका ही शासन पूरा हो रहा था। ठीक है, तो इसके 6 घंटे बाद ही, हालांकि जैसे ही उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया था 3 दिसंबर को, 6 घंटे के अंदर में ही संसद में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया था, जिसकी वजह से मार्शल लॉ अपने आप हट गया था। और इस मामले में उस वक्त के जो रक्षा मंत्री थे किम योंग ह्युन,
उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने का सुझाव उन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो अब विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लग गया है इन पर। दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्रालय ने संसदीय सुनवाई में बताया है कि पुलिस, इसके अलावा अभियोजक और भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के अनुरोध करने पर, मतलब इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, अनुरोध करने पर पुलिस के और भ्रष्टाचार निरोधक जो वहाँ की अथॉरिटी है उसके अनुरोध पर राष्ट्रपति यून सुक योल के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और ये न्याय मंत्रालय राष्ट्रपति यून के सत्ता हथियाने से जुड़ी हुई परिस्थितियों की जांच कर रहा है, आखिर क्यों ये हुआ इतने सालों बाद। अब आप कहेंगे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति के पद पर होते हुए तो बहुत सारी इम्यूनिटी होती है मुकदमों से, इस तरह की चीज़ों से। हाँ, यहाँ भी दक्षिण कोरिया में भी जो राष्ट्रपति हैं उनको पद पर रहते हुए उनको प्रोसिक्यूशन से छूट है, यानी अभियोजन से छूट है, लेकिन ये विद्रोह या देशद्रोह के आरोप में लागू नहीं होता है। तो इन पर देशद्रोह का मामला भी लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यून जो है ना, इनसे राष्ट्रपति से पुलिस जो है पूछताछ भी कर सकती है मार्शल लॉ के आदेश के बारे में। इनको हिरासत में भी लिया जा सकता है। हालांकि कई सारे पर्यवेक्षकों का ये संदेह है कि जबरन हिरासत में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनके कार्यालय की तलाशी अगर होगी तो राष्ट्रपति की सुरक्षा सेवा जो है ना उससे टकराव की संभावना है। इससे पहले भी एक राष्ट्रपति थे, उनको हटाया गया था ऐसे ही करप्शन के आरोप में, बर्खास्त करवा दिया गया था। ठीक है, करप्शन के मामले को लेकर ही। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये चर्चा काफ़ी रही है पूरी दुनिया में, भारत में भी, इसलिए इस खबर पर नज़र रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो एक बार देख लेते हैं साउथ कोरिया को। प्यारा भारत रहा अपना, और यहाँ पर ये इधर वाला जो हिस्सा नहीं, ये वाला, ये साउथ कोरिया है, और इसके बगल में ये नॉर्थ कोरिया है जिसकी चर्चा तो काफ़ी ज़्यादा रहती है अक्सर। अब ये चर्चा में है साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है राजधानी। राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। मुद्रा चलती है यहाँ पर कोरियाई गणराज्य वोन। ठीक है, पड़ोस देश है दक्षिण कोरिया। और अगर समुद्र की बात करेंगे तो सी ऑफ जापान है, और इधर येलो सी है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग यानी CND के कौनसेवें सत्र का अध्यक्ष बना है? पहली बार अध्यक्ष बना है इसका। ठीक है, CND का कौनसेवें सत्र का आंसर होगा 68th। ठीक है, 68th इन अ फर्स्ट इंडिया टू चेयर 68th सेशन ऑफ UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये शानदार बात है। 68th सत्र के लिए अध्यक्ष बना है। देखिए, ये जो चुनाव हुआ ना वो ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है ना, वहाँ पर अभी दिसंबर में ये चुनाव किया गया, और फिर ये अध्यक्षता मिल गई भारत को। ठीक है, तो वियना में संयुक्त राष्ट्र के जो भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं, देखिए अलग अलग जगह, अलग न्यूयॉर्क में अलग अस्थायी प्रतिनिधि होते हैं, तो वियना में जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं वो शंभू S कुमारन है। तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर CND की अध्यक्षता संभाल ली है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र का नारकोटिक ड्रग आयोग है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, मुख्यालय वहीं वियना में है। अच्छा, सवाल ये भी हो सकता है कि ये यूनाइटेड नेशंस के किस अंग का ये हिस्सा है? तो UN इकोसॉक यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो अलग अलग अंग है ना यूनाइटेड नेशंस के, उसका एक अंग है इकोसॉक। तो उसी का हिस्सा है ये नारकोटिक ड्रग आयोग कमीशन। ठीक है, और इसका काम है दुनिया भर में जो ड्रग का जो व्यापार होता है, ड्रग का व्यापार मतलब दवाओं का व्यापार, अवैध ड्रग्स पर कंट्रोल करना, और जो वैध ड्रग्स है उसका जो व्यापार होता है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मतलब कंसेशनेस, मतलब आपसी सहमति पैदा करना, ये किस तरीके से हो ताकि अवैध जो ड्रग्स है, नशे की जो चीज़ें हैं, उस पर कंट्रोल की जा सके। क्योंकि जो अवैध ड्रग्स है वो काफ़ी दिक्कतें पैदा करते हैं, ख़ासतौर पर युवाओं के बीच में बड़ा संकट है ये अवैध ड्रग्स का। ठीक है,
और इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इसको रोकने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र की ओर से ये एक अथॉरिटी है, एक आयोग है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल मनाया जाता है। उद्देश्य यही कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैल सके। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या हुआ? आप बेमतलब में ऊर्जा को बर्बाद ना करें। कैसे बर्बाद करते हैं आप? जैसे आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आपने लाइट जला रखी है, ठीक है। अभी तो ठंड हो गई है, वैसे अगर गर्मी का वक्त है, आपने पंखा चलाया, उस कमरे से हट चले गए और पंखा बेमतलब में चल रहा है, तो ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। आप कार से हैं या स्कूटर से हैं या बाइक से जा रहे हैं और रेड लाइट आया और उसके बाद अगर 2 मिनट का वहाँ पर दिखा रहा है कि आप इतने मिनट या 100 सेकेंड या 150 सेकेंड तक आपको रुकना है, आपका स्कूटर कार ये लगातार चल रहा है, तो ये क्या है? ये ऊर्जा की बर्बादी। तो उसके संरक्षण को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। पहली बार 2001 में इसको मनाया गया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 आई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2023 तक 6 रोग यानी टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट हासिल की गई है भारत में? आंसर होगा 17.7%। ठीक है, 17.7%। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और ये एक एक्सप्रेस व्यू है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से टीबी ड्रग सप्लाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। क्या है? ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें क्या महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हैं, तो इसमें यह है कि भारत ने 2015 से 2023 तक 6 रोग यानी टीबी की घटनाओं में 17.7% की उल्लेखनीय गिरावट हासिल की है और ये गिरावट वैश्विक औसत से 8.3% अधिक है। ठीक है, दुनिया भर में देखेंगे तो जो गिरावट हो रही है इस बीमारी के मामले में, वो घटनाओं में वो 8.3 हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ 17.7 हो रही है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो राष्ट्रीय 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम है ना, टीबी एरेडिकेशन प्रोग्राम है, तो वो मतलब ठीक ठाक सा चल रहा है और उसके तहत भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई हुई है। भारत ने कहा हुआ है कि हम 2025 तक टीबी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो उस पर थोड़ा संशय है इस रिपोर्ट के मुताबिक। क्या संशय है वो भी चर्चा करेंगे। पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं जो ज़रूरी है आपके लिए। तो 2023 में दुनिया भर में जो टोटल जो मामले आए थे उसमें से 56% मामले 5 देशों में ही थे। भारत में 26%, इंडोनेशिया में 10%, चीन में 68%, फिलीपींस 6.8, चीन में 6.8, फिलीपींस में 6.8 और पाकिस्तान में 6.3। मतलब दुनिया में जितने भी टीबी के मामले आए हैं पिछले साल 2023 में, उसका 26% भारत में था, सबसे ज़्यादा। आबादी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम चीन का देखेंगे तो हाँ आबादी ज़्यादा है, लेकिन उसने कंट्रोल अच्छा किया। और क्या है आंकड़े में है टीबी के, मतलब दुनिया की बात हो रही है, उसके 55% मामले पुरुषों में है, 33% महिलाओं में और 12% बच्चे युवा किशोर में पाए गए हैं। और आंकड़ा क्या है? 2023 में दुनिया में 82 लाख नए मामले दर्ज किए गए। अनुमान है कि 2023 में इससे 12.5 यानी 12.5 लाख लोगों की मौतें हुई हैं टीबी की वजह से। अब भारत में देख लेते हैं टीबी के जो है, एक तो दुनिया में जितने टीबी के मामले आए उसका 26% भारत में थे 2023 में। अब बात कर लेते हैं कि टीबी के मामले में, ठीक है, 2023 में अनुमानित 27 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 25.1 लाख व्यक्ति का निदान किया गया या फिर उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। ओके, भारत में टीबी के मामले में 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामले थे, जो कि घटकर 2023 में 195 हो जाएंगे।
और ये इतनी 17.7% की गिरावट ये देखने को मिल रही है, जो एक अच्छी बात बताई जा रही है। अब बात यह है कि 2025 तक जो हम लोगों ने भारत ने टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा हुआ है, वो थोड़ा कठिन नज़र आ रहा है। ठीक है, भारत जो है वो 2030 की वैश्विक समय सीमा से 5 साल पहले ही तय किया हुआ। देखिए, पूरी दुनिया में ये तय है कि 2030 तक टीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा, टीबी की बीमारी को। और भारत ने कहा दिया कि हम 5 साल पहले ही, यानी 2025 तक ख़त्म कर देंगे। हालांकि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 से अभी की रिपोर्ट आई है, उसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है, निष्कर्ष ये भी था कि भारत 2025 तक टीबी बीमारी को ख़त्म करने के अपने लक्ष्य को मतलब प्राप्त नहीं कर पाएगा, जिस स्थिति में अभी चल रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मरीज जो है वो बीच में इलाज छोड़ देते हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि जो टीबी के ट्यूबरक्लोसिस जो है उसमें जो बीमारी के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, तो उसको रोका जा सके, और उसके लिए भी हालांकि दवाएं चल रही हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जो इंडियन एक्सप्रेस ने ये जारी किया है, इसमें कहा है कि एक संकट ये भी है लाल फीताशाही का, अफसरशाही का। उसमें ये दिक्कत हो रही है कि जो दवाएं हैं ना, वो ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, उसकी वजह से दवाएं लोगों को मिल नहीं पा रही हैं पूरी तरीके से। ठीक है, हर ज़िले में टीबी के सेंटर बने हुए हैं टीबी बीमारी को रोकने को लेकर, और वहाँ पर जो दवाओं का जो पर्याप्त जो वहाँ पर पहुँच होनी चाहिए, उसमें दिक्कत आ रही है। और ये बहुत बड़ी वजह है कि हम कैसे 2025 तक टीबी को भारत से ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, टीबी क्या है आपको पता है? ट्यूबरक्लोसिस, ये मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, और प्राय फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़े के अलावा अलग अलग जगहों पे भी ये हो सकता है, टीबी की बीमारी हो सकती है, हड्डियों में, कमर में, महिलाओं के जेनिटल हिस्से में, ये सब भी देखने को मिलता है। लेकिन आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो टीबी के मामले दिखते हैं वो फेफड़े में दिखते हैं। टीबी जो है ना, वो जब वो फैलता कैसे है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हवा के जरिए फैल जाता है। जब भी अगर टीबी का मरीज है वो खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा, तो उससे बैक्टीरिया के जो कीटाणु हैं वो हवा में, मतलब टीबी के जो हैं कीटाणु, वो फैलते हैं। ठीक है, खासतौर पर खांसी में, बलगम के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है युवाओं को भ्रष्टाचार के प्रभाव के प्रति जागरूक करना और इसे समाप्त करने के लिए उनको प्रेरित करना। ठीक है, तो ये है इस बार की थीम, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ठीक है, तो इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में ही की हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने का विधेयक पारित कर दिया है, और ये 1 साल बाद लागू कर दिया जाएगा? आंसर का क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूज़ देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बिल पारित किया है जो दुनिया में ऐसा पहला बिल है, ऐसा पहला देश है जहाँ पर इस तरह का बिल, इस तरह के विधेयक पारित किए गए वहाँ की संसद में। इसमें यही है कि अगर अभिभावक जो है ना, गार्जियन, माता पिता या कोई भी गार्जियन है, वो गार्जियन का की परिभाषा में बहुत लोग आ जाते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, या जो भी उसके जो देख रहे हैं, उसको नज़र रख रहे हैं, वो सब। तो अगर वो लोग सोशल मीडिया जैसे एक्स हो गया, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे प्लेटफॉर्म पर बच्चों को अकाउंट रखने से रोकने में नाकाम रहते हैं, तो उन पर 275 करोड़ रुपए, 275 करोड़ रुपए, मतलब 32.5 मिलियन डॉलर, इतना जुर्माना लगाया जा सकता है। और कभी भी किसी भी तरीके से माता पिता की सहमति या पहले से मौजूद खातों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। मतलब पहले से खाता बना रखा है 16 साल से कम उम्र के बच्चे ने, तो उसको अपना खाता बंद करना होगा। ये माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है। ठीक है, हालांकि इसको यूट्यूब से इसको अलग रखा गया है। ओके, अच्छा, कानून बनने के बाद प्लेटफॉर्म के पास प्रतिबंध लागू करने के तरीके होंगे, और वो खुद ही बंद करेगा इस चीज़ को। 1 साल का वक्त दिया जा रहा है इसके लिए।
ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो इसने ये काम किया, किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। मैप के जरिए देखते हैं, प्यारा भारत उधर और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यही है इसमें कि इतने 275 करोड़ रुपए इतना तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, ओके, ये रहा मामला। अच्छा, ये जुर्माना उस पर भी लग सकता है, कंपनियों पर भी लगेगा। अच्छा, ऐसा ही कुछ कानून ब्रिटिश सरकार भी लाने की कोशिश में है, वो भी तैयारी कर रही है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग न करें। ठीक है, मैं भी कहूँगा कि आप कम से कम करें सोशल मीडिया का उपयोग। भारत में सबसे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते हैं। इंडियन यूजर जो है ना, वो हर दिन औसतन 7.3 आवर्स, इतने घंटे, 7 घंटा 30 मिनट स्मार्टफोन के ज़रिए नज़र गराए रखता है और उनमें से अधिकतर टाइम जो है ना वो सोशल मीडिया पर ही बिताता है। ठीक है, बाकी देशों में ये स्थिति कम है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया ही रहा। प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। राजधानी है कैनबरा और मुद्रा वहाँ पर चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित संस्मरण और रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। नरसंहार बहुत ही भयानक चीज़ है। नरसंहार को ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया जाता है, इसमें शामिल है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और शार्प लर्निंग ऐप पर कोर्सेज चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। ओके, बाय।